गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज कैसे करें, आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्षेत्राधिकार क्या होगा, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 में बताया गया है कि किस जगह ये याचिका दायर की जाएगी, इस याचिका को दायर करते समय क्या कोर्ट फीस पेश की जाएगी, इस याचिका के खिलाफ यदि अपील होती है तो उस अपील की क्या समय सीमा होगी, याचिका में क्या तत्व लिखे जाएंगे, आदि समस्त मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्षेत्राधिकार के ऊपर एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है जो कि रुचि मौजू विरुद्ध संजीव मौजू 2011 6 ACC 479, ये जुरिडिक्शन के ऊपर है। इस मुकदमे पे भी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है कि दोनों पति पत्नी अमेरिका में रहा करते थे। 2001 में उनकी शादी हुई थी, 2008 में वो इंडिया वापस आ गए थे और पत्नी उसके बच्चे के साथ इंडिया में रहने लगी थी और इंडिया फिर उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, कुछ विवाद हो गए। तो पत्नी के द्वारा दिल्ली न्यायालय में बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की गई थी। दिल्ली न्यायालय के द्वारा उसी के पक्ष में, महिला के पक्ष में फैसला दिया गया था। उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई थी पति की ओर से, वहां से इस निर्णय को पलट दिया गया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी जो है कि अपील की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया और क्षेत्राधिकार के ऊपर बड़े ही महत्वपूर्ण इसमें जो है कि न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन पे भी मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, जो मैंने ई बुक के अंदर पूरी डिटेल के साथ आपके लिए तैयार करके रखे हैं। आज का मुद्दा हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फैमिली कोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बहुत से मामले ऐसे होते हैं जैसे कि तलाक, विवाह विच्छेद, उसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12 के तहत जो मुकदमे पेश किए जाते हैं। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में जो भरण पोषण का मुकदमा पेश किया जाता है, जो वर्तमान में उस संहिता को बदलकर BNSS 2023 कर दिया गया और इसकी धारा 144 में मुकदमे पेश किए जाते हैं। इन सब के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के अलावा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की जो स्थापना की गई है, इसमें कुल एक लगायत 23 धाराएं हैं और इसमें अपील का प्रावधान क्षेत्राधिकार धारा 7 में बताया गया, आदि पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि फैमिली कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हर व्यक्ति के लिए, एक आम और खास व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये एक जमीन से जुड़ा हुआ विषय है और अदालत में आजकल इस प्रकार के मुकदमों को काफी मात्रा में बढ़ते देखा जा रहा है। इसीलिए मेरे द्वारा शादी को बचाने के 50 उपाय, इस पे एक स्पेशल वीडियो तैयार किया गया 1 घंटे का, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसमें मैंने वो 50 तरीके बताए हैं जिससे पति पत्नी के बीच के मन मुटाव को कम किया जा सकता है, उनकी शादी को टूटने से रोका जा सकता है। ये पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है। मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं कि यदि उन उपायों को अपनाया जाए तो एक कोशिश है, एक प्रयास है कि उनके विवाह विच्छेद को रोका जा सकता है। तो इसी प्रकार से अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जो जानकारी मैंने ई बुक के अध्याय 10 में आपके लिए तैयार करके रखी है। ई बुक को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है और 10वें अध्याय में हमारा जो वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। तो आइए सर, मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। आइए सर, कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है, जिसे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के नाम से जाना जाता है। इसको जो गठित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि पारिवारिक मामलों को जल्दी और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सके, इसी के लिए ये स्पेशली तौर से बनाए गए हैं। और जिस क्षेत्र में 10 लाख से अधिक या 10 लाख की जनसंख्या होती है, तो वहां पे एक स्पेशल फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाती है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में बताया गया है। धारा 7 में जुरिडिक्शन बताया गया है कि किस किस प्रकार के मुकदमे इसमें पेश किए जाएंगे। इसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की अभिरक्षा, चाइल्ड की कस्टडी जिसको कहते हैं, आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। जो आज का अध्याय में सर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य क्या लगाए जाएंगे उस याचिका के साथ में, फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया और कार्रवाई क्या होगी और कोर्ट फीस क्या होगी। वैसे वर्तमान में सर जो तलाक की याचिका
जो पेश की जाती है उसमें 80 रुपए की कोर्ट फीस लगाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, अभी मेरे द्वारा पेश की गई एक याचिका, उसमें 80 रुपए की कोर्ट फीस लगाई गई है। इसमें अपील और पुनर्विचार के जो नियम है, वो जो धारा 19 में बताए गए हैं कुटुंब न्यायालय अधिनियम की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर, फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होगी। नंबर एक, हम इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि याचिका दाखिल करने की जो प्रक्रिया है, तो इसमें कौन कौन से मामले दायर किए जा सकते हैं फैमिली कोर्ट में। सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि कौन कौन से मामले फैमिली कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं। उसमें नंबर एक है विवाह से जुड़े विवाद। विवाह से जुड़े समस्त विवाद आ गए सर, तलाक और दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना, ये सभी मामले इसके अंतर्गत आ गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9, 13 और 13B। 13B में आपसी सहमति से तलाक के बारे में बताया गया है। धारा 13 में तलाक की याचिका पेश की जाती है। धारा 9 में दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के मुकदमे पेश किए जाते हैं हिंदू विधि के तहत। और मुस्लिम विधि के तहत ये व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के समक्ष पेश किए जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम विधि में विवाह को एक संविदा माना गया है, तो संबंधों की पुनर्स्थापना मतलब संविदा का पालन का दावा पेश होता है वहां, अनुबंध पालन जिसको हम कहते हैं। तो वाद वास्ते वैवाहिक संबंध के अनुबंध पालन की घोषणा किए जाने के संबंध में इस प्रकार का वाद वो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष पेश होता है। और ये जो याचिका ये जिला न्यायालय में या एडीजे जिसको अतिरिक्त जिला न्यायालय कहते हैं उनके समक्ष हिंदू विधि अधिनियम के तहत पेश की जाती है। इसमें जो 13B में पारस्परिक सहमति से बताया गया है कि तलाक की याचिका, तो 13B का शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि 1 साल या 1 साल से अधिक अवधि यदि उनको अलग रहते हुए हो गई है, तो दोनों सहमति से जिला न्यायालय में तलाक की याचिका पेश कर सकते हैं। 6 महीने की अवधि के पश्चात या 18 महीने की अवधि के पूर्व यदि वो तलाक याचिका वापस नहीं ली गई है, तो न्यायालय उनका विवाह विघटन घोषित कर देता है। इसके संबंध में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है तलाक के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस समय अवधि जो 6 माह की है, इसको भी माफ किए जाने के संबंध में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। और अटॉर्नी जनरल को 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नोटिस भी दिया है कि इसके संबंध में भी आप संशोधन करें विधि के अंतर। तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है कि तलाक के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला क्या है। वो चैनल पे स्पेशल वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने पूरी डिटेल व्याख्या इस साइटेशन की है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि तलाक और विवाह विच्छेद, सेक्शन 13, 13B, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सेक्शन 27, ये मुकदमे भी इसके अंदर पेश किए जाते हैं। तीसरा है भरण पोषण और गुजारा भत्ता, जो कि सेक्शन 125 और वर्तमान में जिसे 144 कर दिया गया है BNSS के तहत, वो भी इसी के अंतर्गत पेश किए जाते हैं। बच्चों के अभिरक्षा और संरक्षकता के मामले में ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की सेक्शन 6 के तहत पेश किए जाते हैं। धारा 9 के तहत भी इसका मामला बनता है। जो मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो साइटेशन अभी आपको बताया था, वो इसी से संबंधित है, बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड ही। रुचि मौजू विरुद्ध संजीव मौजू 2011 6 ACC 479, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों की अभिरक्षा का हो गया। उसके बाद घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है, उसकी धारा 12 के तहत मुकदमा पेश किया जाता है कोर्ट में। तो उसमें जो सेक्शन 18 और 23 है, उसमें सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हैं। इन सब में कई तरीके के उपचार महिला अदालत में जज साहब से निवेदन कर सकती है उसके पति के विरुद्ध, जैसे कि उसके पति के घर में ही रहने के लिए जगह दी जाए, यदि वो किराए के मकान में रह रही है तो किराया उसको दिलाया जाए, उसके स्वयं के बच्चों के भरण पोषण की वो मांग कर सकती है, इलाज, दवाई, कपड़ा, मकान आदि सब के लिए वो इसमें मांग कर सकती है। धारा 23 के तहत अंतरिम भरण पोषण की भी इसमें मांग की जा सकती है। ये सभी धारा जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में सारे प्रावधान दिए गए, वो मुकदमे भी फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत ही पेश किए जाएंगे। उत्तराधिकार और संपत्ति विवाद, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 6 एवं 8, तो इसमें जो फैमिली कोर्ट में खास तौर से जो मुकदमे पेश किए जाएंगे, वो पति पत्नी की संपत्ति का कोई विवाद है, वैवाहिक स्थिति के दौरान उत्पन्न हुआ, वो ही मुकदमे इसमें सर पेश किए जाएंगे। यदि भाई बहन का मुकदमा है वो इसमें पेश नहीं होगा। पैतृक खानदानी संपत्ति का मुकदमा है वो इसमें पेश नहीं होगा। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और खास तौर से कि उत्तराधिकार और संपत्ति संबंधी विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है जिसपे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। और धारा 7 जो है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की, उसमें स्पष्ट बताया गया है
कि वैवाहिक स्थिति के दौरान यदि पति पत्नी के बीच में संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वो कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा ही सुना जाएगा। ये धारा 7 जो जुरिडिक्शन है उसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है और इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। उसके कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारा वीडियो इसी से संबंधित है, जो अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो जो टॉपिक, तो उसमें मामला कुछ इस प्रकार से था कि दोनों पति पत्नी के बीच में जब विवाद पैदा हुआ, पहली संतान पैदा होने के बाद पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तब उन पत्नी को दहेज में कुछ सामग्री जैसे कि नकदी और सोने के जेवरात भी दिए गए थे। सोने के जेवरात से पति ने कुछ संपत्ति खरीदी, नकदी से भी पति ने कोई संपत्ति खरीदी। जब विवाद पैदा हुआ तो उसको अनुसूची ए और अनुसूची बी नाम दिया गया था संपत्ति में। तो उस अनुसूची ए और बी का ये जो विवाद था ये उनके वैवाहिक स्थिति के दौरान ही ये उत्पन्न हुआ था। दहेज में, मतलब दहेज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सामान दिया गया था नकदी और जेवरात, उसी से ये संपत्तियां खरीदी गई थी। तो वो उन संपत्तियों की स्वामिनी उस पत्नी को ही माना गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का इसमें महत्वपूर्ण फैसला है और उस पर मैंने स्पेशल भी वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सारे मामले सर, विवाह से जुड़े विवाद, तलाक और विवाह विच्छेद, भरण पोषण और गुजारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता, घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार और उत्तराधिकार और संपत्ति विवाद, ये सभी फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और फैमिली कोर्ट के द्वारा इन्हें सुने जाएंगे। याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होगी सर, हम इसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है सही कोर्ट चुने। सबसे पहले जहां विवाह पंजीकृत हुआ है या जहां पति पत्नी रहते हैं वही की फैमिली कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है, या जहां पत्नी वर्तमान में रह रही है, जैसे माँ बाप के पास रह रही है, पति ने छोड़ दिया, उसको घर से भगा दिया, तो माता पिता के पास रह रही है, तो इस प्रकार के मुकदमे उस क्षेत्राधिकार में पेश किए जा सकते हैं। जैसे कि जहां पत्नी वर्तमान में रह रही है, जैसे मायके में, तो इसके कुछ कानूनी आधार भी हैं सर, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 19 में बताया गया है। कोर्ट टू विच पिटिशन शेल बी प्रेजेंटेड, इस धारा के अनुसार पत्नी तलाक की याचिका वहां दाखिल कर सकती है जहां विवाह हुआ, या जहां पति पत्नी ने अंतिम बार साथ में निवास किया, या पत्नी जहां वर्तमान में निवास कर रही है। इसका अर्थ है कि यदि पत्नी अपने माता पिता के साथ रह रही है तो वहीं की फैमिली कोर्ट में भी तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। तो इसके संबंध में सर मैं बीच में ही आपको बुक के अंदर से भी इसकी जानकारी प्रदान कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसकी धारा 19 जो है में जो अधिकारिता और क्षेत्राधिकार के संबंध में ही है, अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 19 में वह न्यायालय जिसमें अर्जी उप स्थापित की जा सकेगी, कहाँ की जा सकेगी, इसमें इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर नंबर 1 विवाह का अनुष्ठापन हुआ था, मतलब विवाह हुआ था। नंबर 2 प्रत्यार्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है, मतलब दोनों में से कोई भी अर्जी के पेश किए जाने के समय का निवास कर रहा है तो वहां भी पेश की जा सकती है। नंबर 3 है विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, दोनों ने जहां अंतिम बार निवास किया था वहां भी पेश की जा सकती है जिला न्यायालय में। चौथा है अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, मतलब जिस समय अर्जी पेश की जा रही है वो वहां जहां निवास कर रहा है, जैसे यदि पत्नी को छोड़ दिया गया है और उसके माता पिता के पास वो रह रही है तो वहां भी वो दर्ज कर सकती है। और इसमें आगे ये भी बताया है कि अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है यह ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यार्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब इस अधिनियम का अगर विस्तार है और वो वहां निवास कर रहा है तो वह अर्जी वहां भी पेश की जा सकती है। अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। तो ये सर धारा 9 में जो इसका ज्यूरिडिक्शन बताया गया है, मैंने बुक में से आपको पढ़ के बताया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि नंबर दूसरे में आता है भरण पोषण के मामले में सीआरपीसी की धारा 125, जो कि काफी सालों से, विगत कई वर्षों से इसी में महिलाओं के भरण पोषण के मुकदमे पेश किए जाते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने इस धारा 125 को भी लिखा है और वर्तमान में तब्दील होकर धारा 144 बन गई है बीएनएसएस की। यह धारा कहती है कि पत्नी अपने निवास स्थान की मजिस्ट्रेट अदालत में जहां वह वर्तमान में रह रही हो भरण पोषण की याचिका दायर कर सकती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मामला है सर क्षेत्राधिकार के संबंध में। और इसी के संबंध में जो रुचि मौजू विरुद्ध संजीव मौजू, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर ये निर्णय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है।
2011 का ये फैसला है और 13 मई 2011 को इसमें जजमेंट सुनाया गया था और केस नंबर इसका 4435 2011 है और AIR 2011 AC 1952 में ये उपलब्ध है। इसके मामले की कुछ संक्षिप्त पृष्ठभूमि में बता देता हूं, उसके बाद ये जो मामला है इसका अंत में इसका पूरी डिटेल भी सर आपको बता दूंगा। मैं अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि रुचु माजू और संजू माजू दोनों अमेरिका के नागरिक थे। उनका विवाह 1996 में दिल्ली में हुआ था और वे अमेरिका में रहने लगे थे। उनका पुत्र कुश 2001 में न्यू जर्सी अमेरिका में जन्मा। विवाद की शुरुआत 2008 में हुई। इनमें परिवार भारत आ गया। इसके बाद रुचि माजू ने अपने पति के कथित दुर्व्यवहार के कारण भारत में ही रहने लगी और बच्चे की कस्टडी अपने पास रखने का उसने फैसला कर लिया। उन्होंने दिल्ली की अदालत में गार्जियनशिप याचिका दाखिल की पत्नी के द्वारा। ट्रायल कोर्ट जो दिल्ली जिला न्यायालय का जो निर्णय इसमें दिया गया, रुचि माजू ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की धारा 9 के तहत दिल्ली में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र कुश की कस्टडी की मांग की। इसमें जो निर्णय पत्नी के पक्ष में दिया गया कि दिल्ली की अदालत ने अंतरिम आदेश में बच्चे की कस्टडी मां को दी। अदालत ने माना कि बच्चे का सामान्य निवास दिल्ली में है, इसलिए उसे अधिकार है कि वह इस याचिका पर विचार करे। क्योंकि बच्चे का मामला था, अमेरिका का भी निवास था, क्षेत्राधिकार का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब जब पत्नी के पक्ष में बच्चे की कस्टडी को लेकर फैसला कर दिया गया, तब इससे दुखी होके पति के द्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, ये इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायल कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय था और इस अधिकारी की याचिका पर विचार करे। और उच्च न्यायालय में अपील, संजीव माचू ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। इससे दुखी होकर पति ने अपील की उच्च न्यायालय में और संजीव माजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की अदालत को इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा अमेरिका का नागरिक है और उसका सामान्य निवास अमेरिका में है। ये कह के उन्होंने आपत्ति की अपील में। निर्णय इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा क्या दिया गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि दिल्ली की अदालत को इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है। अदालत ने कमिट ऑफ कोर्ट्स के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी अदालत के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे दुखी होकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और रुचि माजू ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल किया और अदालत ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया। कौन कौन से? नंबर 1, सामान्य निवास, ऑर्डिनरी रेसिडेंस। अदालत ने माना कि सामान्य निवास का अर्थ केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह उस स्थान को दर्शाता है जहां व्यक्ति नियमित और स्थायी रूप से रहता है। चूंकि बच्चा पिछले कुछ समय से दिल्ली में रह रहा था, इसलिए दिल्ली उसकी सामान्य निवास स्थान माना जाएगा। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नंबर 1 न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा किया विदेशी अदालत के आदेशों की मान्यता। अदालत ने कहा कि विदेशी अदालतों के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यदि ये भारतीय कानून या सार्वजनिक नीति के खिलाफ हैं तो उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट जो इसमें बताया गया, बच्चे का सर्वोत्तम हित, जो हमेशा देखा जाता है। अदालत ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना और कहा कि माता के पास उसकी कस्टडी रहना उसके हित में है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। ये मैं याचिका के अंदर से भी सर फैक्ट पढ़ के आपको बताऊंगा अंत में, ताकि इससे आप पूर्णता और भी परिचय हो जाए। मैंने इसका संक्षिप्त आपका परिचय करा दिया सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें निष्कर्ष दिया गया ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। ट्रायल कोर्ट ने रुचि माजू के पक्ष में निर्णय, बच्चे की कस्टडी मां को दी गई। उच्च न्यायालय, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया, क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा, ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किया और मां को बच्चे की कस्टडी दी गई। ये तीनों न्यायालयों का फैसला एक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपके समक्ष आ चुका है और इसमें महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत जो बताए गए कि किसी व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान वह है जहां वह नियमित और स्थायी रूप से रहता है, न कि केवल अस्थायी प्रवास। कमिटी ऑफ कोर्ट्स, विदेशी अदालतों के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वे भारतीय कानून व सार्वजनिक नीति के खिलाफ है तो उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। बच्चे का सर्वोत्तम हित इसमें देखा गया। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी जहां भी वास्तविक रूप से और स्थायी रूप से निवास कर रही है, वहां की अदालत को अधिकार है कि वह तलाक या कस्टडी
या भरण पोषण की याचिका को स्वीकार कर सकती हैं। तो ये इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। अब हम आते हैं सर स्टेप नंबर 2 पे। ये हमने देखी थी स्टेप नंबर 1 है, फैमिली कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज करें। फैमिली कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज किया जाएगा, उसके स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 में बताया है कि याचिका तैयार करें, कैसे तैयार की जाएगी याचिका, इस पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के नाम, पता और विवाह का विवरण। मैंने पिछले वीडियो बनाई भी हैं, उसमें याचिका किस प्रकार से तैयार की जाएगी, उसकी पूरी ड्राफ्ट कैसे होगी, उसकी पूरी जानकारी मैंने दी है और मेरे चैनल पर वो अपलोडेड है। तकरीबन ड्राफ्टिंग के ऊपर 3 वीडियो हैं कि तलाक याचिका, उसकी ड्राफ्ट, उसके नियम कायदे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ भी हमारे इस वीडियो में इसका उल्लेख हुआ, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि प्रतिवादी का नाम, पता और विवाह का विवरण तो आप जानते हैं। कोर्ट में जैसे याचिका पेश की जाती है, A4 टाइप पे उसको कागज पे उसको टाइप करवाया जाता है और ऊपर लिखा जाता है न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, और जो भी जगह है और जिला और आपका स्टेट, ये आप ऊपर लिखेंगे। लेफ्ट साइड प्रखंड क्रमांक, जगह छोड़ दी जाएगी 2025, और उसके आगे वादी का पूरा पता, मतलब अपीलार्थी और उत्तरवादी, या अपीलार्थी या उत्तरवादी जो भी हो पेश कर रहा हो, पति पेश कर रही हो तो पति का नाम, पत्नी पेश कर रही हो तो पत्नी का नाम, पूरा नाम पता जो आधार कार्ड में लिखा होता है वो लिखा जाएगा। विरुद्ध में विपक्षी पार्टी का लिखा जाएगा। बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। यदि आपसी सहमति से तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 खाली लिखा जाएगा। और धारा 13 में भी कुल 7 आधार बताए गए। पत्नी का पति से, दोनों का मतलब एक दूसरे से तलाक लेने के जो आधार हैं, क्रूरता है, कोई रंजित रोग है, कुष्ठ रोग है, या वैवाहिक स्थिति के दौरान किसी से गलत संबंध स्थापित कर लिए हैं, या मानसिक हालत इतनी खराब हो गई है कि एक दूसरे के साथ रहना असंभव है, संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि दूसरे पक्ष को जान का ही खतरा उत्पन्न हो गया है, या 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि से लापता है। ये कुल 6-7 ग्राउंड हैं जो मैंने इस पे भी स्पेशल सर वीडियो बनाया है, वो पूरे डिटेल के साथ इनकी व्याख्या की है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार की गई है, हर वीडियो की ई बुक भी तैयार की गई है, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी मेरे द्वारा कॉपी पेस्ट कर दी गई है, आप उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इन 6-7 आधारों के अलावा कुछ आधार और भी इसमें बताए गए कि जैसे यदि पृथककरण की डिग्री न्यायालय के द्वारा पारित कर दी गई, 1 वर्ष या उससे अधिक का समय बीत गया और उनके बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुए, वापस राजीनामा नहीं हुआ, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। इसी प्रकार से दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित कर दी गई, पुनर्स्थापना की डिग्री पारित कर दी गई है और 1 वर्ष या उससे अधिक का समय बीत गया है और उनके बीच में दोबारा संबंध स्थापित नहीं हुए हैं और राजीनामे नहीं हुए हैं, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। और पत्नी को इसमें कुछ स्पेशल भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि यदि पति के द्वारा झूठ बोलकर शादी की गई कि उसकी कोई पत्नी नहीं है और पत्नी को पता लगता है शादी होने के बाद कि उसकी एक पत्नी और भी है, जीवित भी है, तो ये भी एक आधार बनता है पत्नी को तलाक लेने का। और शर्त यह है इसमें कि जब उसके द्वारा तलाक की याचिका दायर की जाती है तब वो दूसरी पत्नी जीवित होना उसके लिए आवश्यक है। यदि पति के द्वारा उसके ऊपर अत्याचार करते हुए पशु गमन, गुदा मैथुन या प्राकृतिक जो है कि सेक्स किया जाता है, तो ये भी आधार बनते हैं पत्नी के द्वारा तलाक लेने के। इसी प्रकार से इसी दौरान भरण पोषण की भी मांग वो कर सकती है अदालत में, जो याचिका विचाराधीन रहती है। धारा 24 एक स्पेशल प्रावधान दिया गया हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, यदि पत्नी के द्वारा चाहे तलाक याचिका दायर की जाए या पति के द्वारा, धारा 24 के तहत वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। धारा 25 के तहत वो स्थायी भरण पोषण की भी मांग की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पत्नियों को खास तौर से विशेष अधिकार प्रदान किए गए। अब इसमें हम जो चल रहे हैं सर, हम बीच में टॉपिक से हट गए थे थोड़े से, मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। हम उसी मुद्दे पे आते हैं, तलाक की याचिका। वो स्पेशल वीडियो अपलोडेड है सर, पूरी याचिका मैंने तैयार करके बताई शुरू से आखिर तक और उस पर डिटेल में समझाया भी, आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसमें विवाद का संक्षिप्त वर्णन और कानून की धाराएं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद माननीय महोदय, नंबर 1 क्षेत्राधिकार लिखा जाएगा कि इस जगह के रहने वाले और याचिका को सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से याचिका माननीय न्यायालय को प्रस्तुत है। उसके बाद वो फिर फैक्ट लिखे जाएंगे सारे कि आखिर क्या वजह है कि ये तलाक लेने की आवश्यकता पड़ रही है, ये माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। और वाद कारण लिखा जाएगा उसमें खास तौर से कि आखिर वाद कारण कब उत्पन्न हुआ, किस कारण उत्पन्न हुआ।
और उसके बाद लिमिटेशन समय सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। वकील पत्र पेश किया जाएगा, 2 प्रति में वाद याचिका तैयार करके पेश की जाएगी। 100 रुपए की प्रोसेस शुल्क लगाई जाएगी। 80 रुपए का टिकट इस पे चस्पा किया जाएगा जो तलाक याचिका पे वर्तमान में लग रहा है। और दस्तावेज सूची अनुसार पेश किए जाएंगे और सत्यापन किया जाएगा और उसमें पूरा नाम लिखा जाएगा। समर्थन में शपथ पत्र लगाया जाएगा। ये सभी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी होंगी। और मांग में आपको उसमें मांगना पड़ेगा कि प्रेयर में आपको कि यानी कोर्ट से क्या चाहते हैं, तलाक, भरण पोषण या बच्चे की कस्टडी आदि जो भी आपकी प्रार्थना हो। यदि आपने तलाक याचिका दाखिल की है, बच्चे की कस्टडी, तो वो प्रार्थना में आपको स्पेशल रूप से लिखना होगा कि माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में यह सहायता प्रदान करें कि हमारा विवाह विच्छेद घोषित किया जाए, ये बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए, या भरण पोषण है तो इतनी राशि का भरण पोषण मुझे दिलाया जाए। ये सर स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 आती है सर, ये हमारा मुकदमा कैसे दर्ज करें उसकी स्टेप नंबर 3 है सर। ये आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। ये इसका विवरण अगले सेक्शन में दिया गया, हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। हम स्टेप नंबर 4 को देख लेते हैं। कोर्ट फीस जमा करें। फीस मामले के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे कि एक तलाक याचिका अभी मेरे द्वारा 2-3 दिन पहले पेश की गई, तो उस पर 80 रुपए की टिकट लगाई गई थी। 100 रुपए का प्रोसेस शुल्क उसमें लगाया गया था, जो तलबाना शुल्क है। पहले जो हम तलबाने पेश किया करते थे, तो उसमें तलबाने का जो फॉर्म होता था उसी पे टिकट चस्पा करते थे। अब वो प्रक्रिया खत्म हो गई है और हम ऑनलाइन जो 100 रुपए की प्रोसेस शुल्क निकालते हैं, तो वो एक बारी कोर्ट में जमा होती है और उसके बाद जब भी तलबाना पेश करते हैं, तो आपको उस पर टिकट चस्पा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तलबाना पेश कर दें और विपक्षी पार्टी का नाम पता लिख दें, साथ में याचिका की कॉपी लगा दें, तो वो उसमें नियमानुसार तामील जारी होकर उस विपक्षी तक पहुंच जाएगी। तो ये हो गया सर हमारा कोर्ट फीस मामले का हो गया। ये याचिका का बताया मैंने, हर उसमें अलग अलग है सर। किसी में 20 रुपए की भी टिकट लगाई जाती है। और जैसे कि मुस्लिम विधि के तहत यदि आपने संविदा पालन का दावा लगाया, तो उसमें जो है कि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश होगा, तो वहाँ घोषणात्मक शुल्क 500 रुपए लगाई जाएगी। वर्ग 1 में 1000 रुपए है। और जिला न्यायालय में जो है कि सर 2000 रुपए स्वत्व घोषणा की, मतलब कोई भी घोषणात्मक सहायता यदि आप अदालत से चाहते हैं, तो जिला न्यायालय में 2000, और वर्ग 1 में 1000 और वर्ग 2 में 500 रुपए उसकी निर्धारित की गई है। जो कि इस पे भी मैंने सर स्पेशल वीडियो बना है कोर्ट फीस पे भी, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। उनकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है उसकी लिंक। अब स्टेप नंबर 5 हम देख लेते हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करें और केस नंबर प्राप्त करें। जब आप कंप्लीट याचिका कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करेंगे, तो जज साहब उस पर रीडर जांच रिपोर्ट के लिए सबसे पहले लगाएंगे। जो रीडर जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों को चेक किया जाएगा। पूरा नाम, पता, क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस, दस्तावेज, ये सभी चीजें उसमें चेक की जाएंगी। उसके बाद फिर वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको एक नंबर दिया जाएगा और कंप्यूटर में भी वो दर्ज किया जाएगा, और उनके दायरा रजिस्टर में जो भी उनके नियम से उसको दर्ज किया जाएगा। तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केस नंबर आप प्राप्त करेंगे, दर्ज होगा, उसके बाद ही फिर सूचना का आदेश होगा कि इनको तलबाना पेश किया जाए और सूचना जारी की जाए। ये स्टेप नंबर 5 हो गई। तो 5 स्टेप हैं सर। अब इसके बाद फिर जब मुकदमा चालू होगा, विपक्षी को आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सूचना पत्र जारी किया जाएगा। जब वो उपस्थित होगा 30 दिन के अंदर, तो उससे लिखित में जवाब मांगा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रोसेस में धारा 9 का विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की जो धारा 9 में है, उसमें न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वो दोनों पक्षों में सुलह समझौते का पूरा प्रयास करे। इसीलिए वकीलों को प्राइमरी तौर से इसमें धारा 13 के तहत दूर रखा गया है। लेकिन इस धारा 13 में ये बता दिया गया है कि न्याय हित में वकील को उसमें पैरवी के लिए अनुमति दी जाएगी। तो न्यायालय 3 तारीखें इसमें लगभग नियत करते हैं उनकी सुलह समझौते की। या तो न्यायालय को प्रतीत होता है कि इनमें राजीनामे की संभावना है, या कोई पक्षकार निवेदन भी कर सकता है, तो न्यायालय के द्वारा सुलह समझौते की कोशिश की जाती है। और धारा 6 के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 6 के तहत, उन अधिकारी, उन जज साहब के पास वो मामला भेजा जाता है, दोनों पार्टियों को भेजा जाता है, वह उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको समझाइश दी जाती है। यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, तो राजीनामे के आधार पर दोनों को साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है और प्रकरण समाप्त कर दिया जाता है। इस पे भी सर मैंने धारा 9, धारा 7, धारा 5, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पे स्पेशल वीडियो बनाई। फैमिली कोर्ट पे तकरीबन मैं स्पेशल 20 वीडियो बना चुका हूं सर, विभिन्न टॉपिकों पर। इनकी अपील की समय सीमा क्या है, धारा 5 में फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या क्या हैं,
धारा 7 में फैमिली कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, इन पे पूरे डिटेल वीडियो और इनकी ई बुक भी मेरे द्वारा बना दी गई है। और उन्हीं वीडियो के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को भी मेरे द्वारा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप डिटेल में उनको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब हम आते हैं आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य। भाई याचिका तो हमने पेश कर दी, अब याचिका के साथ क्या वो महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे जिनको हमें ध्यान रखना होगा पेश करने के लिए। नंबर 1 है सर, विवाह से जुड़े मामलों के लिए विवाह का प्रमाण पत्र, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, ये पेश करना होगा आपको। शादी की फोटो, ये गवाह के बयान, पति पत्नी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये भी आप साथ में लगाएं। तलाक के मामलों के लिए नंबर 1 है विवाह का प्रमाण पत्र सर आप पेश करें। नंबर 2 है शादीशुदा जीवन के फोटो वीडियो, यदि विवाह से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत हो इसके अलावा भी तो आप उसमें पेश करें। तलाक के आधार से जुड़े सबूत, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस शिकायत, जो भी आपने की हो इस बीच, वो भी आप याचिका के साथ लगाएं। भरण पोषण के मामले में आपको क्या दस्तावेज लगाना होंगे। नंबर 1 है पति की आय का प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आप लगा दें, सबसे बेस्ट रहेगा। पत्नी की आर्थिक स्थिति का विवरण बताएं, आपकी पत्नी असहाय है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है और उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, और उसके अलावा पति की जिम्मेदारी भी है सर कि वो पत्नी का भरण पोषण करे। तो इस प्रकार से सभी दस्तावेज आपको इसमें लगाना होंगे। इसी प्रकार से बच्चों की अभिरक्षा, चाइल्ड कस्टडी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसमें नंबर 1 है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सर आपको लगाना होगा याचिका के साथ। नंबर 2 है स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साक्ष्य के रूप में आपको लगाना होगा। नंबर तीसरा है बच्चे के साथ बिताए गए समय की फोटो या वीडियो, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप वो भी याचिका के साथ लगा सकते हैं। घरेलू हिंसा के मामले में क्या दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। नंबर 1 है मेडिकल रिपोर्ट, यदि शारीरिक हिंसा हुई हो। नंबर दूसरा पुलिस रिपोर्ट, यदि पहले कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई हो। नंबर तीसरा है गवाहों के बयान, एफआईआर दर्ज करवाई गई हो और गवाहों के आपको इसमें बयान भी करवाना होंगे, क्योंकि आपके साथ किस प्रकार से हिंसा हुई है। यदि आपके साथ हिंसा हुई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी भी सर आप साथ में लगाएं, मेडिकल रिपोर्ट भी आप साथ में लगाएं, और उसके अलावा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आप वो साथ में लगाएं। क्योंकि जैसे कि ऊपर अभी मैंने आपको बताया तलाक की याचिका में, तो मैं उसमें एक मेरे ही खुद के केस का रेफरेंस आपको समझाने के लिए बता देता हूं, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वो जो दस्तावेज मैंने आपको बताया वो तो आपको लगाना ही है, लेकिन आपके केस की परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से भी यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको भी लगाएं। जैसे कि एक तलाक की याचिका मेरे द्वारा पेश की गई, उसमें उनका जो विवाह हुआ था तकरीबन 10 साल पहले, तो शादी के 8 माह के बाद पत्नी अचानक घर पे ताला लगाकर कहीं चली गई। काफी ढूंढा, तलाश किया रिश्तेदारों में, जब नहीं मिली तब पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि वो किसी ए नामक व्यक्ति के साथ रह रही है, जैसे पति पत्नी बनकर रहते हैं, एक गलत संबंध स्थापित करते हुए माना जाएगा इसको। तब पति, उसके भाई, उसके तमाम रिश्तेदार पुलिस के साथ उस जगह पहुंचे, उसको समझाइश दी तो वो साथ में आ गई। पति ने इस कड़वे घूंट को पी लिया अपमान के, और उसको साथ में भी रख लिया, और साथ में रहते हुए फिर एक बच्ची का जन्म हुआ, 3 साल की उम्र उसकी, और तकरीबन 8 साल उनको साथ रहते हुए हो गए। 8 साल बाद जब पति नौकरी से घर आया तो उसने देखा कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है और पत्नी और उसकी पुत्री दोनों वहां पे नहीं है। वो फिर घबरा गया 8 साल बाद। पहली बार शादी के 8 माह बाद वो चली गई थी और अब 8 साल बाद वापस ये कार्य हुआ। उसने फिर तलाश किया, फोन लगाया, जांच पड़ताल की, नहीं मिली तो फिर दोबारा गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज की। पुलिस ने जांच की तो फिर वही ए नामक व्यक्ति के पास वो रहती पाई गई। फिर ये सभी लोग पुलिस के जरिए उस महिला तक पहुंचे और उससे बातचीत की, तो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और वो शपथ पत्र जो शादी का साथ में रहने का अभिस्वीकृति होता है नोटरी वकील के द्वारा, वो भी पुलिस के समक्ष पेश कर दिया कि मैंने इसके साथ रहना चालू कर दिया है और ये ही मेरे आज से पति हैं और ये मेरी देखभाल करेंगे। जबकि विधि अनुसार उससे उसकी तलाक ही नहीं हुई है। हालांकि उन दोनों ने भी गंधर्व विवाह किया था, कोर्ट में शादी की थी, लेकिन बाद में मंदिर में वरमाला पहना दी थी, और 10 साल तक, 8-10 साल तक पूरा समाज, रिश्तेदार उनको एज अ पति पत्नी ही स्वीकार करता रहा है। तो इस प्रकार से उस स्टेटमेंट को देने के बाद वो पति वहां से वापस आ गए, और साथ में पति के द्वारा जो सोने के कुछ कुंडल थे वो भी साथ में लिए गई थी। पति ने कुछ समूह योजना के तहत लोन लिया था, उसके भी पैसे निकाल के उस ए नामक व्यक्ति को दे दिए थे। तो ये सारे जो रिकॉर्ड हैं अतिरिक्त, जैसे कि गुमशुदगी की 2 रिपोर्टें इसमें हो गई, पुलिस में जो उसने स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट हो गए, और जो वो सामग्री साथ में ले गई थी, ये सारे अतिरिक्त साक्ष्य जो थे
ये हमारे द्वारा कोर्ट में उस याचिका के समर्थन में पेश किए गए थे। क्योंकि याचिका के समर्थन में क्या क्या दस्तावेज लगाए जाएंगे, हम इसी बात पर सर चर्चा कर रहे हैं। ये अतिरिक्त एक उदाहरण देकर समझाने का मेरा मकसद ये है कि यदि आपके केस में भी इस प्रकार से कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी याचिका को मजबूती प्रदान करते हैं, तो आप उनको कोर्ट में अवश्य पेश करें। जो मैंने बता दिए, मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हर केस की स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन सब अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप उन दस्तावेजों को जरूर संलग्न करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें संपत्ति के विवाद में कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे? संपत्ति के दस्तावेज, सेल डीड, विल और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जैसे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर जो फैसला है, जिसपे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, जो पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था कि जो गहने और नकदी दी गई थी पत्नी को, उससे पति ने संपत्ति खरीदी थी, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास भी ऐसा कोई सबूत है, तो आप वो कोर्ट में आपके याचिका के समर्थन में आपको जरूर पेश करना है, जो आपकी याचिका को जीतने में आपको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया और कार्यवाही। इसमें केस की सुनवाई का पूरा प्रोसेस जो होगा, हम उस पर सर चर्चा करेंगे। नंबर 1, पहली सुनवाई, फर्स्ट हियरिंग। कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है और प्रतिवादी रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी करता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। नंबर 2, मध्यस्थता, मीडिएशन जिसको कहते हैं। कोर्ट पहले मध्यस्थता का प्रयास करता है ताकि मामला सुलझ जाए। धारा 9 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में स्पेशल प्रावधान दिया गया है कि न्यायालय की ड्यूटी, ये कर्तव्य है कि सबसे पहले उनमें सुलह समझौते का प्रयास करें और जल्दी से, शीघ्रता से इनका मामला निपटा दिया जाए। नंबर दूसरा है सबूत और गवाह, एविडेंस एंड विटनेस। दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत और गवाह पेश करने होते हैं। यदि मध्यस्थता और सुलह समझौते की कोशिश करने के बाद भी उनमें सुलह समझौता नहीं होता है, तब फिर मामला गवाह और सबूत पे आता है। यहां मैं आपको बीच में रोक के एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि तलाक होने से पहले अपनाए 50 उपाय। आपकी तलाक, आपका जो विवाह विच्छेद है वो रुक भी सकता है और आपके दोनों के मधुर संबंध स्थापित भी हो सकते हैं और आपके बीच में वापस पहले की तरह, जो है कि एक अच्छे पति पत्नी की तरह आप जीवन जीने लग सकते हैं। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, एक नहीं कुल 50 ग्राउंड सर मैं उसमें आपके लिए लेकर आया हूं कि तलाक से बचने का एक नहीं कुल 50 आधार। उन 50 मनोवैज्ञानिक आधारों को मैंने पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में समझाया है। 1 घंटे 14 मिनट का वीडियो सर मैंने तैयार किया है, क्योंकि आजकल कोर्ट में मेरे द्वारा भी देखने में आया है और आप सभी ऑल इंडिया में कि तलाक की याचिकाएं, महिलाओं पे हिंसा की, घरेलू हिंसा की काफी तेज गति से मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो इनको कम करने के उद्देश्य से ही वो 50 आधार में लेकर आया हूं और उन 50 आधार पे मैंने 1 घंटे 14 मिनट का स्पेशल वीडियो बनाया है और उसमें उदाहरण के साथ उन मनोवैज्ञानिक आधारों को समझाया है कि यदि पति और पत्नी या उनके परिवार के लोग उसको अपनाएं तो संभव है कि उनके बीच में तलाक टल जाए और वापस पहले की तरह मधुर संबंध स्थापित हो जाए। क्योंकि यदि संतान पैदा हो गई तो संतान का जीवन नरकी हो जाता है, भविष्य बर्बाद हो जाता है यदि पति पत्नी की तलाक हो जाती है। सर, पति कहीं और शादी कर लेता है, पत्नी कहीं और शादी कर लेती है, उस बच्चे का क्या होगा? और वैसे भी दो परिवार सर आपस में मिलते ही इसलिए हैं कि वो मधुर संबंध बनाकर आपस में उनका परिवार रहे। और एक बड़ी ही गंभीर तरह से दी है तलाक सर, दो परिवारों को उजाड़ कर रख देती है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं इसमें। तो उनसे बचने के लिए सर मैंने 50 आधार पे वो वीडियो बनाया है स्पेशल। उस पे ऊपर मैंने ई बुक भी तैयार की है, उस ई बुक को उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया। आप उस वीडियो को देखें। आप एक मार्गदर्शन है सर, ये दावा नहीं है, एक मार्गदर्शन है, एक कोशिश है कि तलाक को टाला जा सके और उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सके। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि जब उनमें सुलह समझौता नहीं होगा तो फिर आगे सबूत और गवाह पे बात आएगी और दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत और गवाह पेश करना होंगे। उसके बाद फिर जब दोनों पक्षों के गवाह हो जाएंगे सर, तो फिर फाइनल हियरिंग होगी, इसमें फाइनल आर्गुमेंट होगी और उसके बाद फिर जजमेंट दिया जाएगा। कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर फिर फैसला सुनाता है। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। अब इसी में जो आएगा अपील और पुनर्विचार, जो हमारा अगला है कि मुकदमे में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे दर्ज होते हैं, हम इसी पे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो यदि फैमिली कोर्ट के निर्णय से कोई पक्ष असंतुष्ट है तो वह उसकी अपील कर सकता है। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ होगी? तो हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट के आदेश की सुप्रीम कोर्ट में होगी। अपील की समय सीमा 30 दिन की है। 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में इसकी आपको अपील दाखिल करना होगी। ये धारा 19 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में बताया गया है।
अपील की समय सीमा 30 दिन की हो गई। सीपीसी की धारा 114, इसमें पुनर्विलोकन भी बताया गया है सर कि पुनर्विचार, रिव्यू जिसको कहते हैं। यदि फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि, लीगल एरर है, तो उसी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के तहत, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण किया जा सकता है। धारा 96 में अपील का प्रावधान बताया है। फैमिली कोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ सीधे कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें एक न्यायिक दृष्टांत भी है सर, सावित्री पांडे विरुद्ध प्रेमचंद्र पांडे 2002। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के आदेश में कोई गंभीर त्रुटि हो तो पुनर्विचार किया जा सकता है। और सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, ये एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद का मामला है जिसमें तलाक के लिए क्रूरता और परित्याग के आधारों की व्याख्या की गई है। इस मामले में 3 न्यायालयों, परिवार न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग निर्णय दिए हैं, जिसका हम सर उसका डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें सावित्री पांडे का जो मामला है, सावित्री पांडे ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दाखिल की। निर्णय क्या हुआ इसमें सर? जो निर्णय हुआ, परिवार न्यायालय ने पाया कि पति ने पत्नी को 21 जून 1987 से परित्यक्त किया है और इस आधार पर तलाक की डिक्री जारी कर दी। और 12,000 रुपए की स्कूटर की जो कीमत की रूप में और 500 रुपए मासिक भरण पोषण का भी देने का आदेश कर दिया कि वो 12,000 रुपए का जो स्कूटर था वो भी दे दिया जाए और 500 रुपए महीना भी दिया जाए। उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ गए पति ने परिवार न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी द्वारा लगाए गए विवाहोत्तर संबंधों के आरोप निराधार और अप्रमाणित थे। हाईकोर्ट ने नहीं माना सर उन आधारों को, और जो स्वयं क्रूरता के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि पत्नी ने पति को परित्यक्त किया, ना कि पति ने पत्नी को, इसलिए तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया और पत्नी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जो करा था उसने हाई कोर्ट ने उलट दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय में पत्नी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रूरता का अर्थ ऐसा व्यवहार है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। मानसिक क्रूरता वह है जो मानसिक पीड़ा या भय उत्पन्न करे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बताया। परित्याग के ऊपर यह आवश्यक है कि एक पक्ष जानबूझकर और स्थायी रूप से दूसरे पक्ष को छोड़ दे बिना उसकी सहमति और उचित कारण के। इस मामले में पत्नी ने ना तो क्रूरता और ना ही परित्याग के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए। इसके विपरीत पत्नी द्वारा लगाए गए निराधार आरोप स्वयं क्रूरता के अंतर्गत आते हैं। और न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) के तहत अपील दायर करने के 30 दिनों की समय सीमा अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर 90 दिवस किया जाना चाहिए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया। निष्कर्ष में सर जो बताया कि पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और पत्नी की याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और पत्नी की अपील खारिज की। तो ये पति पत्नी के संबंधों से जुड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जो मैंने आपको बताया। और इसमें जो निष्कर्ष है अंत में कि फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्यों का पूरा ध्यान रखना इसमें जरूरी है। मध्यस्थता, मीडिएशन को प्राथमिकता दी जाती है ताकि विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकें। यदि निर्णय पक्षकारों को उचित नहीं लगता तो इसमें अपील, पुनर्विचार का आपको अधिकार है और उसकी आप प्रक्रिया अपना सकते हैं। फैमिली कोर्ट का मुद्दा उद्देश्य जो है परिवारों को कानूनी संघर्ष से बचाना और जल्द समाधान देना है जिससे समाज में शांति बनी रहे। क्योंकि पति पत्नी का विवाद मतलब अशांति, वो अशांति सिर्फ उन 2 जगह तक ही सीमित नहीं रहती है, उसका प्रभाव बड़ी दूर तक जाता है। पत्नी का पूरा परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन, पति का पूरा परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन सभी परेशान, दुखी रहते हैं। तो ये एक बड़ा ही महासंग्राम हो जाता है सर। तो उसको टालने के लिए कुल 50 आधार पे मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है कि पति पत्नी के संबंधों को टूटने से कैसे बचाया जाए। वो स्पेशल वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पर और दे देता हूँ। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 सर, इसमें कुल 1 लगायत 23 धाराएं हैं। और इसमें धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। उस पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारा मामला कुटुंब न्यायालय अधिनियम से ही संबंधित है कि कुटुंब न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करें।
तो इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं मैं उनसे आपको परिचित करा देता हूं। नंबर 1 है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, ऑल इंडिया में। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें इसमें नियत की जाएंगी। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। अध्याय 2 में कुटुंब न्यायालय के बारे में बताया गया है कि कुटुंब न्यायालय की स्थापना किस प्रकार से की गई। और धारा 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, कुटुंब न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्ति किए जाएंगे। इसी प्रकार से धारा 5 में समाज कल्याण अभिकरणों आदि का संयोजन के बारे में इसमें बताया गया है। और 6 में कुटुंब न्यायालय के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, जो काउंसलिंग के लिए जिनके पास भेजा जाता है मामला, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अधिकारिता धारा 7 में बताया गया है, इसमें ज्यूरिडिक्शन जिसको कहते हैं। इसमें धारा 7 में वो सभी बातें बताई गई कि कौन कौन से मामले इसमें पेश किए जा सकते हैं कुटुंब न्यायालय में। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह की यथास्थिति अकृत शून्य घोषित करने या विवाह को बातिल करने के लिए, विवाह की अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए, या न्यायिक पृथक्करण या विवाह के विघटन की डिक्री के लिए कोई वाद या कार्रवाई, ये सभी कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत ही पेश होंगे। धारा 7 में ज्यूरिडिक्शन में बताया गया है सर, ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 में। आगे इसमें बताया है किसी व्यक्ति के विवाह की विधि मान्यता के बारे में या उसकी वैवाहिक परिस्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई वाद या कार्रवाई, वो भी कुटुंब न्यायालय में ही पेश होगी। इसी प्रकार से किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्रवाई, ये भी कुटुंब न्यायालय में ही पेश होगा। इस पे स्पेशल वीडियो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य साइटेशन है उसके आधार पर मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। घ में किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थिति से किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत पेश किया जाएगा। किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी कुटुंब न्यायालय में ही पेश की जाएगी। भरण पोषण के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत आएगा। किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी अवयस्क की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई, यह भी कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत ही सुना जाएगा। इसी प्रकार से इसकी उपधारा 2 में बताया है कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुटुंब न्यायालय को का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन जो पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के आदेश के संबंध में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त अधिकारिता होगी, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इसमें जुरिडिक्शन होगा। जो मेंटेनेंस, माता पिता, भरण पोषण से मामले हैं, वर्तमान में भी वह जुरिडिक्शन वही बताया जा रहा है और इसी प्रकार से कोर्ट में वर्तमान में भी आवेदन पेश हो रहे हैं। काम है ऐसी अन्य अधिकारिता जो किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसको प्रदत्त की जाए। इसी प्रकार से धारा 9 में अधिकारिता, धारा 8 में अधिकारिता का अपवर्जन और लंबित कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में सर प्रक्रिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है समझौते के ऊपर, धारा 9, जिसको मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, इसकी स्पेशल ई बुक भी लिखी है और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस ई बुक को भी अपलोड किया है, आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल उदाहरण भी बताए हैं। धारा 9 में समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य है, मतलब न्यायालय के समक्ष मामला आएगा तो न्यायालय सबसे पहले उनमें समझौता कराने की कोशिश की जाएगी न्यायालय के द्वारा। धारा 10 में साधारणतः प्रक्रियाएं। धारा 11 में कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। इस पे मैंने सर 3 स्पेशल वीडियो बनाए हैं और ई बुक भी लिखी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं कि कार्रवाई बंद कमरे में किस समय, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में की जाएगी, कैसे आवेदन तैयार किया जाएगा, आवेदन में क्या ग्राउंड्स लिखे जाएंगे, सारी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। धारा 12 में चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। 13 में विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, वो इस पे भी सर स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने कि मतलब कानूनी जो व्यक्ति हैं उनको इसमें पैरवी से रोका गया है और आगे इस धारा में ये भी बताया है कि न्याय हित में उनको पैरवी की अनुमति दी जाएगी। पूरा स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, ई बुक भी उसकी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। 14 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। 16 में शपथ पत्र और औपचारिक साक्ष्य। 17 में निर्णय। 18 में डिक्री और आदेशों का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा और 19 में अपीलों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में अपील और पुनरीक्षण 19 में, जो कि 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में की जाएगी। और 20 में अध्यारोही प्रभाव। 21 में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति और 22 में नियम बनाने की केंद्र की शक्ति और 23 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, इसकी मैंने संक्षिप्त आपको पूरी जानकारी भी प्रदान कर दी है।
और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर भी मैंने जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है, इस पे मैं तकरीबन 20 से ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर हर टॉपिक पर बना चुका हूँ। और मैं उस याचिका को भी सर आपको दिखा दूं जो अमेरिका के संबंध में जो पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। आइए सर, आप ये याचिका है भारत का सर्वोच्च न्यायालय 13 मई 2011 को रुचि माजू बनाम संजू माजू, इसकी जो मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट है ई बुक के अंदर लिख दिए हैं और उसी में से पढ़ के मैंने आपको जानकारी भी दे दी है। ये साइटेशन ही है जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। इसमें निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में कानूनों और अधिकार क्षेत्रों का टकराव एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के प्रसार के साथ बड़े आयाम ग्रहण कर लिए हैं। हमारे युवा और उद्यमी देशवासियों की एक बड़ी संख्या आज विदेशों में अवसरों की तलाश कर रही है। ये फैक्ट सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बातें वो संक्षिप्त में ई बुक के अंदर नहीं लिख पाया मैं, क्योंकि पूरा जजमेंट ही है ये, मगर ये पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ तो कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी एक न्याय दृष्टांत है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर। इसमें आगे बताया है, जबकि इन युवाओं की बौद्धिक क्षमता और तकनीकी कौशल उन्हें दूर देशों में आकर्षक नौकरियां दिलाते हैं। ऐसे देशों में प्रचलित संस्कृति, जीवन के तरीके, सामाजिक मूल्यों के साथ पूर्ण आत्मसात आसान नहीं होता है। कल्चर अलग, देश अलग, संस्कृति अलग, भाषा अलग, धर्म अलग, तो इतना आसान नहीं होता है सर। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से मामलों में स्वभाव की असंगति, पृष्ठभूमि की विविधता और बदली हुई जीवन शैली को स्वीकार करने में असमर्थता अक्सर वैवाहिक कलह का कारण बनती है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया जा रहा है फैसले में, जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे पक्ष को उस देश की कानूनी प्रणाली के भीतर निवारण की तलाश करने के लिए मजबूर करती है जिसे उन्होंने अपने सपनों की खोज में अपनाया है। सपनों की खोज में गए थे सर, अब हालात दूसरे हो गए। अनुभव से यह पता चला है कि बड़ी संख्या में मामलों में से एक पक्ष परिवार के समर्थन, आश्रय और स्थिरता के लिए अपने मूल देश में वापस जा सकता है। ऐसी स्थितियों में अनसुलझे विवाद मूल देश के साथ साथ दत्तक देश में भी कानूनी कार्रवाई की ओर ले जाते हैं। एक बार ऐसा होने पर उसी की जांच करने वाली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को छूने वाले मुद्दों के साथ ही राष्ट्रों की सद्भावनाओं को न्याय के लिए सामने लाया जाता है। ये इसके फैक्ट और तथ्य हैं। आगे इसमें बताया है कि वर्तमान मामला ऐसा ही एक मामला है जिसमें कानूनी कार्रवाई के तहत पक्षकारों को अपने इकलौते बच्चे कुश की अभिरक्षा के लिए कड़वी लड़ाई लड़ना पड़ी। कुश की आयु लगभग 11 वर्ष है तथा वह अमेरिका में पैदा हुआ है, इसलिए जन्म से ही वह इस देश का नागरिक है। ये इसमें मामला सामने आया था और इस अपील में, इन कार्रवाइयों में पिता के द्वारा मुकदमा भी शामिल था। और ये जो अपील थी, इस अपील में प्रतिवादी ने, ये अपील के वो तथ्य हैं सर मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिवादी ने अमेरिका न्यायालय में प्रतिवादी पत्नी से तलाक और मालिक बच्चा जो है मलिक कुश की हिरासत की मांग की। अमेरिका में वेंचुरा काउंटी के कैलिफोर्निया के सुप्रीरियर कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश ने अंततः मां के खिलाफ बाल अपहरण के आरोप के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। आगे पढ़ता हूं सर। इसमें जो नाबालिग बच्चे के पिता की तरह भारतीय मूल का व्यक्ति है जो वर्तमान में अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रह रहा है। मां ने 4 अप्रैल 2009 को दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के तहत शरण ली, जो मैंने आपको अभी बीच में बताया था ई बुक में शॉर्ट में से आपको पढ़ के, जिसमें नाबालिग की अंतरिम हिरासत और उसे संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 7, 8, 10, 11 के तहत याचिका दायर करके उसको मांग की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर नाबालिग के पिता ने उक्त आदेश से व्यथित होकर नाबालिग के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर की। इस अपील में दिए गए आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मां द्वारा दायर हिरासत मामले को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि दिल्ली की अदालत के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई सर इसमें। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बच्चे की हिरासत से संबंधित सभी मुद्दों पर अमेरिका की अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए और निर्णय दिया जाना चाहिए, न केवल इसलिए कि उस अदालत ने पहले ही पिता के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित कर दिया था, बल्कि इसलिए भी कि तीनों पक्ष अर्थात नाबालिग के माता पिता और खुद नाबालिग अमेरिका के नागरिक थे। ये इसमें बताया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायालयों की विनम्रता के सिद्धांत और इस न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों में कुछ टिप्पणियों के आधार पर अपने निर्णय को पुष्ट किया,
जिनका हम अभी उल्लेख इसमें करेंगे या इसमें बताया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ये कुछ वाद विषय भी सर इसमें बनाए गए थे और इस प्रकार से ये पूरा फैक्ट मैंने आपको पढ़ के बता दिए सर। अब चूंकि वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब अंत में आपको चल के बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ याचिका में। ये आप देख रहे हैं पूरी याचिका है ये। कम से कम 8-10 पन्नों के से भी ज्यादा होगी। इसमें जो बताया है कि आपराधिक अपील संख्या 1184/2011 विशेष अनुमति याचिका खारिज की गई। तो ये याचिका खारिज कर दी गई और इसमें जो बताया गया है कि इस आदेश में की गई टिप्पणी विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी तथा उन्हें केवल इस अपील के प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा, सिवाय जहां तक विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है जिसके पहलू पर इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया गया माना जाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण याचिका थी जिसका सारांश मैंने ई बुक के अंदर लिख दिया है और इसके फैक्ट भी मेरे द्वारा पढ़ के इसलिए बताया गया है क्योंकि अक्सर भारतीय मूल के निवासी अमेरिका में काफी बड़ी संख्या में निवासरत हैं और अमेरिका में रहते हुए रोजगार भी कर रहे हैं। वहां पे उनकी 2-3 पीढ़ियां भी निकल चुकी हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि उनकी उम्र यदि जिसकी 80 साल हो गई वहां रहते हुए, 90 साल, तो उसकी सर चौथी पीढ़ी तो सामने उसके आ ही गई। अब इस प्रकार के मामलों में जब चौथी पीढ़ी यदि वो अमेरिका में ही रह रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर सर उनके आचार व्यवहार संस्कार वो सभी उस देश की कल्चर के हिसाब से हो जाते हैं। हालांकि ये जो मामला था, ये जो मैंने आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जानकारी दी, इसमें वो वापस महिला उसके माँ बाप के पास दिल्ली में आ गई थी और बच्चे की कस्टडी को लेकर मामला था, तो माँ को ही बच्चे की कस्टडी दी गई थी। लेकिन इसमें मामला ये पैदा हुआ था कि बच्चे ने जन्म वहां लिया था, वहां के मूल निवासी थे। तो इस प्रकार से बहुत से मामले जो है कि आज की तारीख में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कई नागरिकों को इस प्रकार के मामलों का, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मामले हैं। इसी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक साइटेशन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पर लाया हूं। यदि आपको इस प्रकार का मामला आपका इससे रिलेटेड है तो आप इस साइटेशन के तमाम फैक्टों को आप पढ़ के देख सुन समझ सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा एक मार्गदर्शन है। आपके केस की स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन सब डिफरेंट होगी। हर केस की स्थिति परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए आप कोई भी कदम उठाने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करें और उनके द्वारा जो आपको गाइडलाइन दी जाती है आप उसका पालन करें। साइटेशन को आप खुद देख लें, पढ़ लें, समझ लें और जो मेरे द्वारा ई बुक में जानकारियां दी गई हैं एक मार्गदर्शन और सूचना है। इसकी मेरे द्वारा ई बुक भी लिखी गई है, उस ई बुक से भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये ई बुक है फैमिली कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज करें। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वो 2 फैसले भी हैं जो मैंने आपको अभी वीडियो में समझाए हैं। ये कुल 12 अध्यायों में बांटी गई है सर। इसमें नंबर 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय, अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवाद, अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद, अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ता, अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा, अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार, अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामले, अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार, अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता और अध्याय 10 जो हमारे वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया, फैमिली कोर्ट में मुकदमा कैसे दर्ज करें, ये अध्याय 10 में बताया गया है। इसको मैं बोल्ड और हाईलाइट कर देता हूँ सर आपके सामने। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है स्पेशली। इसी प्रकार से अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस लॉ जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2 प्रमुख लॉ मैंने आपको बताए हैं। अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं सुझाव है। तो ये सर पूरी ई बुक है जिसको, इसकी लिंक को मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपये। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मोर लिखा हुआ दिखाई देता है, आप उस पर MORE जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पे ई बुक और उस ई बुक डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही उस भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ये मैसेज ई बुक डाउनलोड करने का आपको प्राप्त हो जाएगा। वो पूरी ई बुक के अंदर से मैंने आपको जो जानकारी दी है यही ई बुक आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आपको ई बुक प्राप्त हो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर। वहां पे आप उसको पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन और सूचना है सर। इस पे
इसको आप लागू करने से पहले या इस पे किसी भी प्रकार से अमल करने से पहले आप आपके कानूनी विशेषज्ञ, आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करें और आपके केस और परिस्थितियों के हिसाब से वो जो आपको गाइडलाइन दें, आपको आगे उस प्रकार से कार्यवाही करना होगी। लेकिन एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है मेरा, एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है, ये कोई दावा नहीं है सर, एक सिर्फ मार्गदर्शन और सूचना है, ताकि आपके मन में पैदा होने वाले बहुत से सवालों का घर बैठे आपको जवाब प्राप्त हो जाए। अमेरिका में कई बड़ी संख्या में भारतीय लोग निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बड़ा काम का है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो का जो टाइटल था उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मेरे वीडियो पर नोटिस से रिलेटेड तकरीबन 60 से ऊपर वीडियो अपलोडेड हैं। फैमिली कोर्ट से रिलेटेड तकरीबन 40 के समथिंग वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। BNSS के ऊपर और BNS की धारा 2 पे 39 वीडियो मैंने स्पेशल अपलोड किए हैं। शिल्प प्रक्रिया संहिता पे मैंने अब वीडियो अपलोड करना चालू किए हैं। धीरे धीरे मैं उसके हर टॉपिक पे, हर धारा पे आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि कानून एक समंदर है सर, उसमें जितना डूबते चले जाओ आप उसकी गहराई पा ही नहीं पाते हैं। तो जहां तक मुझसे बन सकता है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन मुद्दों को, उन टॉपिकों को मैं लेकर आता हूं और उस पर स्पेशल वीडियो और स्पेशल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जाती है। मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा मुझसे कहा गया है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसका PDF आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये PDF ही है, इसको जो ई बुक कहा जा रहा है ये PDF ही है। ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है, ताकि वो एक जगह इकट्ठे करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकें। एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक मार्गदर्शन है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।